हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल हो चुका था। अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें रह गई थीं, जैसे स्त्री धन, विवाह, विवाह के प्रकार, संस्कार। तो साथियों, इसके बारे में आज चर्चा की जाएगी। स्त्री धन क्या होता था? स्त्री धन स्त्री धन जब महिला विवाह करके आती थी, जब महिला विवाह करके घर पे आती थी, ससुराल आती थी, तो उसके साथ में कुछ धन भी आता था जो उसके भाई या पिता के द्वारा दिया जाता था। वही स्त्री धन है। स्त्री धन होता था। साथियों, जब मायके में लड़की रहती है तो उस समय उसको ये आभास नहीं होता है कि उसका रियल में कौन सा घर है, उसका धन क्या है, उसका औचित्य क्या है, उसका यथार्थ क्या है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती चली जाती है तो एक पितृसत्तात्मक वंश में आप कह सकते हैं कि जहाँ पे पुरुषों का ही सर्वोसर्वा हो, वहाँ पे महिलाओं की स्थिति क्या होगी। लेकिन हमारे या पूरे विश्व में एक ऐसी परंपरा बनकर चली आई कि जब महिलाएं विवाह करके ससुराल जाती हैं तो उनके साथ कुछ उपहार या कुछ अन्य संपत्ति दी जाती है। अब उस संपत्ति पर भी किसका अधिकार हो, इसके बारे में हमारे यहाँ प्राचीन काल में बताया गया था। अन्य विश्व में किस तरह का होता है वो तो आधुनिकता में बदलता चला गया, लेकिन वर्तमान में जो भारतीय परिवेश है उसकी जो सांस्कृतिक डोर है वो प्राचीन काल में देखी गई। और स्त्री धन को लेकर के काफ़ी उठापटक के बावजूद, जैसे उत्तर वैदिक काल में उसका नज़रिया अलग था, वैदिक काल में उसका नज़रिया अलग था, और जैसे जैसे मौर्य वंश, गुप्त वंश या हम मध्यकालीन और आधुनिक में आते जाएंगे उसका नज़रिया बदलता चला जाएगा। तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति के आधार पर स्त्री धन का निर्धारण किया गया और माना गया। जब उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार छीन लिए गए, महिलाओं को संपत्ति रखने के अधिकार छीन लिए गए, महिलाओं को अपने बारे में बात करने का या वहाँ पे बहस करने का अधिकार छीन लिए गए, उनको सार्वजनिक सभा में बैठने के अधिकार छीन लिए गए, उस स्थिति में महिलाओं के पास क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा किया गया। आगे देखा गया कि जब महिलाओं को उनके धन के बारे में, यानी जब उनके पिता के या भाई के या उनके सहोदर के द्वारा जो उन्हें विवाह के साथ दिया गया था उस पर किसका अधिकार हो, तब उस पर माना गया कि उस पर महिलाओं का ही अधिकार है। जिस महिला को वो धन प्राप्त हुआ है उस पर उसका ही अधिकार होगा। तो साथियों, जो विवाह के समय पाया गया धन था वही स्त्री धन था। अब इस पर अधिकार किसका किसका हो सकता है, इस पर अधिकार किसका किसका हो सकता है, यह ध्यान रखिएगा कि महिला के विवाह के समय ससुराल आती थी तब उसके साथ कुछ धन आता था जो उसके भाई या पिता के द्वारा दिया जाता था। ये ध्यान रहे, प्रश्न जब भी आएगा किसी भी एग्जाम में आ सकता है, पेट से लगा करके
और IAS के पेपर तक किसी में भी पूछा जा सकता है, और उसमें लाइन ये हो सकती है कि भाई या पिता के द्वारा दिया गया धन स्त्री धन था या नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मेन प्रश्न ये आता है कि इस पर अधिकार किसका होगा। जैसे पिता के धन पे अगर पिता नहीं रह जाता है तो पुत्र का अधिकार होता है। 2004 के बाद में उस पर पुत्री का भी अधिकार होने लगा। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा अभी इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है कि कोई महिला अपने मायके में जा कर के हिस्सा ले। तो स्त्री धन जब स्त्री ना रह जाए, जब स्त्री ना रह जाए, उस स्थिति में इस धन का क्या होगा। तो साथियों, स्त्री धन पे पुत्र का अधिकार नहीं होता है। अब स्त्री धन में आता क्या क्या है? जेवर, कुछ नकदी, उपहार आदि। तो ये स्त्री धन पे आता है। अब यहाँ पे चल अचल संपत्ति की बात नहीं है, चल संपत्ति की बात है, अचल संपत्ति की बात नहीं है। जमीन, मकान, इसकी बात नहीं है, क्योंकि ये महिला मायके से नहीं लाती है, मायके से नहीं लाती है। तो इसलिए इसका खंडन है, ये यहाँ पे नहीं। इसको जब भी स्त्री धन पे बात हो तो आप स्त्री से मिले जेवर की बात समझिए, उससे नगदी समझिए, कुछ उपहार समझिए, लेकिन ज़मीन या मकान न समझिए, क्योंकि यहाँ पे अचल संपत्ति की बात नहीं होती है। कोई महिला, कोई लड़की अपने मायके से ज़मीन लेकर नहीं आती है, मकान साथ में लेकर नहीं आती है, लेकिन जेवर लाती है, नगदी लाती है, उपहार लाती है। तो इस पर अधिकार किसका होता है? पुत्री का। अब मान लीजिए कि किसी महिला के पुत्री ही ना हो। जब पुत्री नहीं होगी तब उसके पति का अधिकार होगा। अब मान लीजिए पति भी नहीं रह गया है तो महिला के मायके में भाई का अधिकार होगा। अगर भाई भी नहीं है तो भाई की पुत्री को अधिकार होगा। अगर भाई की पुत्री भी नहीं है, फिलहाल इतना लंबा होता नहीं है, कोई ना कोई तो निकल ही आता है, लेकिन मान लीजिए पुत्री भी नहीं है तो मायके का कोई सहोदर होगा, उसका अधिकार होगा। अब इतनी लंबी प्रक्रिया है ज़रूर, लेकिन यहीं पे आकर के समाप्त हो जाती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ पाती है। फिलहाल वर्तमान स्वरूप का तो इसको नकार ही दीजिए। वर्तमान में इसको यहाँ पे कोई भाई को कोई देता होगा, अदरवाइज अब तो माता के अधिकार पे भी पुत्र का ही अधिकार हो गया है। शायद पुत्री ही पाती है कि नहीं, भगवान जाने। लेकिन यहाँ पे जब भी स्त्री धन की बात आएगी तो स्त्री धन पे पुत्री का अधिकार होता है, और पुत्री के ना होने पे पति का, पति के ना होने पे पुत्र का नहीं होता है, भाई का और पुत्री का होता था। यानी कि प्राचीन काल में स्त्री धन पे अधिकार पुत्री का होता था। कई सीधे सीधे प्रश्न आए हैं कि प्राचीन काल में पहले चीज़ पूछा गया कि स्त्री धन क्या होता था। तो स्त्री धन में पुत्री विवाह के समय अपने मायके से भाई या पिता के द्वारा प्राप्त की हुई जो धनराशि थी, उपहार थी, जेवर आदि थे, वो स्त्री धन कहलाते थे। और स्त्री धन जब स्त्री के न रहने पर उसके पुत्री को प्राप्त होता था। अब साथियों, विवाह में दो बातें थीं कि प्रतिलोम विवाह क्या होता है और अनुलोम विवाह। प्रतिलोम और अनुलोम विवाह
के रूप में समाज में जाना गया। देखिए, जब हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था का आधार बनने लगा, जब वह जाति सूचक के रूप में आने लगा, तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसकी लड़ाई प्रारंभ हो गई। कोई किसी के अंदर क्यों रहेगा, कोई किसी को सर्वोच्च क्यों मानेगा। लेकिन राजतंत्र होने के नाते, सामाजिक सरोकार में ब्राह्मणों का औचित्य होने के नाते, शूद्रों की ना सुने जाने के नाते यहाँ पे एक ऐसी हायरार्की बनाई गई जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों द्विज के रूप में जाने गए और इन लोगों ने अपने सामाजिक आधार को प्राप्त करने के लिए एक समझौता कर लिया। अब समझौते के रूप में देखा गया कि जो ब्राह्मण है, इसका सामाजिक प्रतिष्ठा में पहला स्थान होगा और ब्राह्मण 5 कमरे के मकान में रहेगा। 5 कमरे के मकान में रहेगा और ब्राह्मण एक शादी करेगा ब्राह्मण से, दूसरी शादी करेगा क्षत्रिय लड़की से। देखिए, एक ब्राह्मण लड़का विवाह करेगा एक ब्राह्मण लड़की से, क्षत्रिय लड़की से, तीसरा विवाह करेगा वैश्य लड़की से, और चौथा विवाह करेगा शूद्र लड़की से। अब साथियों, जो ब्राह्मण 5 कमरे के मकान में रहेगा और विवाह ब्राह्मण से भी कर सकता है, क्षत्रिय से भी कर सकता है, वैश्य से भी कर सकता है, शूद्र से भी कर सकता है, इसको बोला जाएगा अनुलोम विवाह। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा अनुलोम विवाह। यानी कि अपने में कीजिए या अपने से नीचे तबके में लड़की लाइए तो उसे बोला जाएगा अनुलोम विवाह। अब मान लीजिए कि लड़का शूद्र हो, क्या हो? लड़का शूद्र हो, अब विवाह करे ब्राह्मण लड़की से, विवाह करे क्षत्रिय लड़की से, विवाह करे वैश्य लड़की से, अब साथियों, अगर कोई शूद्र लड़का ऐसी शादी करता है ब्राह्मण लड़की, क्षत्रिय लड़की या वैश्य लड़की से, तो इसको बोला जाएगा प्रतिलोम विवाह। इसे प्रतिलोम विवाह बोला जाएगा। यानी कि सामाजिक रूप से इसे मान्यता नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो प्रतिलोम विवाह में आ जाएगा। तो साथियों, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि किससे से कैसे शादी हो सकती है और कौन कितने कमरे मकान में रहेगा। तो ब्राह्मण 5 कमरे के मकान में रहेगा और वह 4 शादी कर सकता है। अब क्षत्रिय 4 कमरे के मकान में रहेगा, चार कमरे के मकान में रहेगा और विवाह क्षत्रिय लड़की से,
वैश्य लड़की से या शूद्र लड़की से कर सकता है, विवाह कर सकता है, कर सकता था। अब 4 कमरे का मकान और 3 जगह शादी कर सकता है। अब साथियों ये वर्तमान स्वरूप को ध्यान में मत रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी जो प्राचीन काल की बातें हैं वो ये मान करके चलिएगा कि हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ कैसी थीं, हमारे सांस्कृतिक रूप से कल्चर कैसे थे और सामाजिक सरोकार कैसा था, सामाजिक मान्यताएं क्या क्या थीं। तो आपको प्राचीन स्थिति को ध्यान में रख करके बातें सोचनी है। वर्तमान स्वरूप ऐसे वर्तमान से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वर्तमान में संस्कृति कहा जाता है कि संस्कृति और सभ्यता में यहीं पर बेसिक अंतर हो जाता है कि संस्कृति बदलती नहीं है और सभ्यताएं समय के साथ बदलती चली जाती हैं। तो साथियों यहाँ पे प्राचीन काल की स्थिति को ध्यान में रख करके समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे वैश्य के लिए क्या था, वैश्य के लिए कि 3 कमरे के मकान में रहेंगे, मकान में रहेंगे और जो विवाह है वो वैश्य लड़की या शूद्र लड़की से कर सकते हैं। साथियों ये जितना मैं हायरार्की बता रहा हूँ ये अनुलोम विवाह की स्थिति को मैं बता रहा हूँ। इसके विपरीत अगर किसी छोटे तबके का व्यक्ति अपने से बड़े तबके में विवाह करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। अब यहाँ पे वैश्य 3 कमरे में रहेगा और वैश्य लड़की से और शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। और शूद्र क्या करेगा, ये 2 कमरे के मकान में रहेगा, मकान में रहेगा और विवाह किससे करेगा, केवल शूद्र लड़की से, केवल शूद्र लड़की से। यह स्थिति शूद्र के लिए थी। अब यहां पे स्थिति जब इस तरह की बनती गई तो परिवर्तन तो आएगा। अगर कोई वैश्य लड़का ब्राह्मण लड़की से विवाह करता है तो यह माना जाएगा प्रतिलोम विवाह। यदि कोई वैश्य लड़का ब्राह्मण लड़की प्रतिलोम विवाह, कोई शूद्र लड़का ब्राह्मण लड़की प्रतिलोम विवाह, कोई क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की प्रतिलोम विवाह, क्षत्रिय लड़का क्षत्रिय लड़की तो अनुलोम विवाह होगा। अनुलोम विवाह। यदि कोई अपने ही वर्ण में विवाह करता है तो अनुलोम विवाह होगा और अपने वर्ण से नीचे वर्ण में करता है तो अनुलोम विवाह होगा। लेकिन मान लीजिए अब यहाँ पे वैश्य लड़का और क्षत्रिय लड़की है तो प्रतिलोम विवाह होगा। प्रतिलोम विवाह होगा। तो साथियों यदि कोई भी लड़का अपने से वर्ण में बड़े में विवाह करता है
ऊपर के वर्ण में तो प्रतिलोम विवाह होगा, और अगर अपने से सेम या नीचे में करता है तो अनुलोम विवाह होगा। तो साथियों ये रहे स्त्री धन हो गया, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह हो गया। अब एक बात और है कि जो दंड के प्रावधान है, दंड का प्रावधान कैसा था। अगर ब्राह्मण को कोई दंड देना है और ये दोषी है या नहीं, तो इसे कैसे मापा जाएगा। तो माना जाता है कि इन्हें तुला के माध्यम से नापा जाएगा। कहा जाता है कि यदि ब्राह्मण को ये दोषी है कि नहीं, इसको जानने के लिए एक तरफ ब्राह्मण को बैठाया जाता था और एक तरफ फूल रखा जाता था, और अगर कुछ फूल रखे जाते थे, अगर फूल नीचे जाएगा, ब्राह्मण का पलरा ऊपर उठ जाएगा तो दोषी है, अदरवाइज उसे छोड़ दिया जाता था। क्षत्रिय के लिए था तो कुछ टाइप के थे, उससे मापा जाता था, और जो वैश्य थे उनके लिए पानी होता था, और शूद्र थे उनके लिए आग में होता था, उन्हें आग में डाला जाता था। बच गए तो दोषी नहीं है, जल गए तो दोषी थे। मतलब एक अलग ही प्रवृत्ति थी, जो कि एक अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति कह सकते हैं। अब किसी के साथ भी कढ़ाई में तेल डालो, अब गर्म होगा, हाथ डालोगे जलोगे ही। लेकिन अब कैसी प्रवृत्ति थी, किस आधार पे उनको बनाया गया था, उस स्थिति को देख करके सोच करके, अब अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब क्या है, हम तो कहते हैं कि स्थिति बदल जाए, लेकिन हम नहीं बोलेंगे काहे बदल जाए, पता नहीं कौन क्या सोचेगा भाई। लेकिन ब्राह्मण को तुला के माध्यम से, क्षत्रिय को कुश के माध्यम से, वैश्य को पानी के माध्यम से, और शूद्र को अग्नि के माध्यम से परीक्षाएं ली जाती थीं। इस परीक्षा में जो पास हो गया वो दोषी नहीं था, दोषी नहीं होता था। फेल हुआ तो दंड के लिए बचता ही नहीं था। मतलब एक अलग ही प्रवृत्ति थी कि दंड दोगे किसको। इसीलिए हमारे यहाँ वर्तमान में नेचुरल जस्टिस की बात की जा रही है, प्राकृतिक न्याय की बात की जा रही है। दोनों पक्ष को सुनो, फिर हमारे यहाँ पे जो दंडाधीश महोदय हैं, न्यायाधीश महोदय हैं, ये लोग तब निर्णय देते हैं, तब सज़ा दिया जाता है। लेकिन उस समय जब दंड का आकलन मात्र ही सज़ा हो जाता था, तो उसमें दंड किसको दिया जाता। अब जो भी रहा है यही प्रवृत्ति रही है। पढ़ना तो ही है, आपको भी पढ़ना है और हमें पढ़ाना है। अब चोरी कोई कर ले, यहां पे स्थिति आपको देख करके एक संतोषजनक लगेगी कि अगर ब्राह्मण चोरी करता है तो सजा मौत है, और यदि चोरी कोई शूद्र करता है तो सजा माफी है। ज़्यादातर माना जाता था कि अगर शूद्र चोरी करेगा तो अपने पेट पालने के लिए करेगा, तो उसको कुछ आर्थिक दंड दे दिया जाता था, कुछ आर्थिक दंड दे करके छोड़ दिया जाता था। लेकिन अगर ब्राह्मण महोदय ने किया है तो इनको माना जाता था कि अगर आपने चोरी किया है तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और सजाएं मौत होगी। इसी तरह के क्षत्रिय अगर चोरी करता था तो इनको देश निकाला होता था, देश निकाला या और इसके बराबर कोई सज़ा। और अगर वैश्य चोरी करता था तो दुगना से 10 गुना तक
आर्थिक दंड लगते थे। यानी सबसे भयंकर सजा ब्राह्मण महोदय को मिलता था। स्त्री धन हो गया, विवाह अनुलोम या प्रतिलोम हो गया, दंड का प्रावधान कैसा था ये हो गया, और समाज में स्थिति चारों वर्णों की कैसी थी, यानी चारों वर्णों की स्थिति कैसी थी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे एक बात केवल और आ गई है कि जो शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा का आधार दिया गया था, तीनों वर्णों के सेवा का आधार इसलिए बताया गया था क्योंकि कहा जाता है कि एक महान पुरुष के पैरों से जन्म लेने के कारण पैरों से जन्म लेने के कारण इनको सेवा करना था। कहा जाता है कि मुख से ब्राह्मण, बाह से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैर से शूद्र का जन्म हुआ था। तो ये रहे एक सामाजिक आधार पे जो वर्णन था मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम 16 संस्कार पे। हमारी भारतीय सभ्यता में संस्कृति एवं सभ्यता में 16 संस्कार आज तक देखे जा रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति है कि 16 संस्कार हमारे यहाँ आज भी है, और कहा जाता है 16 संस्कार और 16 श्रृंगार। 16 संस्कार में ज़्यादातर केस में देखा जाता है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो लोग पुत्र और पुत्री दोनों में लगभग बराबर का योगदान दे करके कार्य करते हैं। और 16 श्रृंगार में तो आप भी सब जानते हैं कि महिलाएं अपना योगदान किसी को नहीं देना चाहती, लेकिन अच्छा भी है, उनको मिला है, हक है भाई, 16 श्रृंगार करें, 17 श्रृंगार करें। अब नंबर 1 है गर्भाधान। गर्भाधान जब महिला के पेट में बच्चा आता है, यानी जब महिला गर्भवती होती है, तो गर्भवती होने के बाद में अलग अलग जगहों पे एक अलग अलग प्रावधान है कि कभी गोद भराई का आधार होता है, तो कभी बच्चा पेट में आता है तो वहाँ पे पूजन अर्चना होता है। लेकिन गर्भाधान के समय एक संस्कार ये गर्भाधान का है कि कुछ न कुछ महोत्सव जरूर होता है। अब उसमें स्त्री को प्रसन्न रखने की कोशिश की जाती है। कई कई जगह पे तो उसे उपहार दे करके आने वाले जो संतान है उसके शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की जाती हैं। तो पहला संस्कार तो गर्भाधान है, और दूसरा संस्कार है पुंसवन। पहला गर्भाधान है और दूसरा है पुंसवन। पुंसवन संस्कार में यह जब गर्भ आता है, गर्भ के तीसरे महीने में गर्भ के तीसरे महीने में इसलिए इसका एक समारोह रखा जाता है और कामना किया जाता है कि पुत्र की प्राप्ति हो। जो पुंसवन संस्कार है वह पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता था, यानी कि यहाँ पे महिला पुत्री की प्राप्ति हो इसका वर्णन नहीं किया गया है। पुंसवन संस्कार
गर्भ के तीसरे महीने किया जाता था और पुत्र की प्राप्ति की लालसा में किया जाता था और भव्य समारोह होते थे। इसमें दान भी बहुत दिए जाते थे। कई कई सौ गायों का दान करने के लिए लोग तैयार रहते थे। यानी कि एक पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार गर्भधारण के तीसरे महीने में किया जाता था। तीसरा है सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन तीसरा संस्कार होता था सीमांतोन्नयन। इसमें इसलिए माना जाता था कि कोई बुरी नज़र या कोई भूत प्रेत का साया ना पड़े, इसलिए इसमें स्त्री के बालों को ऊपर उठाया जाता था। ऊपर उठा करके मतलब सीधे किया जाते थे, ऊपर उठाए जाते थे इसे। मान लो कोई स्त्री है, अब ये गर्भवती है, अब इसके बालों को ऊपर उठाया गया है ऐसे। अब ऐसे तो नहीं उठा होगा, लेकिन उठा होगा जैसा भी। तो सीमांतोन्नयन संस्कार तीसरा होता था। अब मुख्य जो है चौथा, जात कर्म। जात कर्म से ये चौथा संस्कार है, जात कर्म। अब ये जात कर्म ही सूचक बन गया जाति का। जात कर्म जन्म के समय यह संस्कार होता था। यानी बच्चा किस जाति का है, यहीं पे जाति शब्द आ गया। ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है या शूद्र का है। अगर ब्राह्मण का बच्चा है तो जात क्रम में मंत्रोच्चारण होता था और यज्ञ आदि होते थे। क्षत्रिय का है तो यहाँ भी यज्ञ होते थे, लेकिन शस्त्र अस्त्र के साथ। वैश्य का है तो केवल धन बांटा जाता था, और शूद्र का है तो कुछ नहीं होता था। बस ये जन्म ले लिए हैं, ठीक है। तो जात कर्म होता था जन्म के समय। और जो पांचवा है नामकरण। यह जन्म से 10वें या 12वें दिन होता था। जैसे आज भी कहा जाता है कि बरही या 27 दिन पे होता है। तो ये 27 दिन वाला जो होता है नामकरण, ये एक ग्रह के आधार पे होता है। अगर ग्रह अनुकूल ना हो किस दिन के लिए, 12वें दिन के लिए, तब इसे 27वें दिन भेज दिया जाता है कि आप नामकरण संस्कार 27वें दिन करेंगे। लेकिन जिसका ग्रह सब ठीक ठाक होता है उसे 10वें या 12वें दिन, ज़्यादातर 12वें दिन ही होता है, नामकरण संस्कार होता है। और नामकरण में जो पहला नाम रखता है तो उसी को कान में बच्चे के बोला जाता है, और सारी चीज़ें होती हैं। अब पता नहीं लोगों के यहाँ अलग अलग किस तरह से होते हों, लेकिन पांचवा संस्करण जो संस्कार है नामकरण है। छठा है निष्क्रमण। अब माना जाता है कि बच्चे को घर के बाहर निकाला जाएगा, घर के बाहर निकाला जाएगा। अब यह 12वें दिन से लेकर के चौथे मास तक,
12वें दिन से चौथे माह के बीच में बच्चे को घर के बाहर निकाला जाता है। और जब पहली बार बच्चा घर के बाहर निकलता है तो माना जाता है कि उसको ऐसे जगह ले जाया जाए जहां से वो देख करके काफ़ी खुश हो, और इससे माना जाता है कि वह यश की प्राप्ति करेगा, यश की प्राप्ति करेगा। और जो पहली बार बच्चे को गोद में लेकर के निकलता है वहीं से निकला था यशस्वी भवः या यशस्वी भव, ये आशीर्वाद दिया जाता था। यानी माना जाता है कि या तो बुआ या तो दादी, ये दोनों लोग में से कोई एक लेकर के बच्चे को बाहर निकलता था। और जब निकलता था तो जब बच्चा बहुत खुश होता था तब माना जाता था कि बच्चा एक प्राकृतिक सौंदर्य कह सकते हो या कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन आशीर्वाद के रूप में यशस्वी भव या यशस्वी भव का आशीर्वाद दे करके उसे पुनः बच्चे को घर में लाया जाता था। उसके बाद बच्चा घर से बाहर निकलने लगता था। अब इतना सब कुछ होता है कि नहीं वर्तमान में तो नहीं जानते, लेकिन ये संस्कार सब आज भी होते हैं। अगला है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन माना जाता है पहली बार बच्चे को भोजन कराया जाता था। और ये माना जाता है कि 6 महीने, सामान्यतः 6 महीने में बच्चे को भोजन दिया जाता था। आज भी कहा जाता है कि बच्चे को 6 माह तक माँ का दूध ही देना चाहिए। तभी लोग कहते हैं कि माँ का दूध पिया तो बताओ, तो कुछ लोग नहीं पिए होते, कहते हैं हम नहीं पिए हैं, जाओ नहीं बताएंगे। तो जो पिए होते हैं वो बताने लगते हैं फिर। तो 6 माह के बाद में बच्चे को पहली बार भोजन कराया जाता था और सामान्यतः इसमें खीर खिलाया जाता था। अब लोगों के यहाँ अब बच्चे को कैसा बनाना है, बहुत क्रूर बनाना है, किसी को देख करके एकदम लड़ाई पे आ जाए तो करेला खिला दो या नीम चटा दो। लेकिन अगर बच्चे को बहुत धैर्यवान बनाना है, सूझबूझ से काम ले, तो उसको खीर खिलाओ। या अगर बच्चे को जहरीला बना देना है तो भाई सांप वाँप खिला दो। लेकिन ये कोई नहीं खिलाता था, ये कोई नहीं खिलाता था, खीरे हर कोई खिलाता था। अब किसके खीर में कितना दूध और चीनी था वो बच्चा बड़ा होता तो खुदे बता देता है कि हम क्या खाए हैं। तो अन्नप्राशन में उसको जो है खीर खिलाया जाता था 6 माह के अंदर, 6 माह के बाद। अब है चूड़ाकरण, 8वां संस्कार है चूड़ाकरण, चूड़ाकर्म। इसको बोलते हैं मुंडन। अब ये पहले वर्ष भी हो सकता है और तीसरे वर्ष भी हो सकता है, और इसी दोनों में करा देना चाहिए। या तो पहले में करा दो या तीसरे में, यही शुभ माना जाता है। तो जब मुंडन होता है यहाँ भी बुआ का इस्तेमाल किया जाता है। बुआ बाल कटवाई हैं, यानी चूड़ाकरण 8वां संस्कार है। अगला है कर्णभेदन। पहली बार का एक ही बार कान छेदा जाता है। तो कर्णभेदन मतलब होता है कान छेदन। पहली बार कान में छेद किया जाता है, जो लोग बाली पहनते हैं।
अब पहले पुरुष और महिला दोनों लगभग आभूषण पहनते थे, कानों में बाली, कुंडल, ये सब पहनते थे। आज भी बहुत सारे पुरुष पहनते हैं, महिलाएं तो खैर पहनती हैं, कुछ महिलाएं नहीं पहनती हैं।